नमस्कार, आप सभी मित्रों को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेक्शन में हम यहाँ पर चंद्रगुप्त नाटक के ऊपर संपूर्ण सारांश और उसकी समस्त कविताओं को और समस्त पंक्तियों को और साथ में समीक्षा को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इसके पहले मैंने फ़ोन से इसकी लाइव स्ट्रीम की थी, लेकिन उसमें क्लियर नहीं आता है और थोड़ा सा वॉल्यूम का भी दिक्कत रहा। साथ में उसकी स्क्रीन बहुत छोटी सी आ गई, उसमें काफ़ी लोगों का ध्यान जो है इधर भटका। तो उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना इस चंद्रगुप्त नाटक को फुल स्क्रीन पे बनाया जाए। तो आज मैं इसी नाटक को लेकर के आप लोगों के सामने हूँ। और ये नाटक, जैसा कि आप सभी इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करें अगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है, यहाँ पर आप देखिए चंद्रगुप्त लिखा है लेकिन चंद्रगुप्त होना चाहिए, ठीक है। तो ये नाटक जो है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु, समीक्षा और पात्र परिचय पर हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो ये नाटक यानी कि चंद्रगुप्त नाटक की हम चर्चा कर रहे हैं। काफी बड़ा नाटक है। इस नाटक में 4 अंक हैं। इसके अंकों की संख्या पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 4 अंक हैं, ठीक है। 4 अंकों में विभक्त है और इसके अंतर्गत 44 दृश्य हैं। नाटक का जो मंचन होता है, जितने भी दृश्य उपस्थित किए जाते हैं, वो जितने भी सीन हो सकते हैं, आप एक आसान सी भाषा में समझिए कि जो भी सीन, मंचा सीन होते हैं, अभिनय होते हैं, उन्हें हम दृश्य कहते हैं। तो 44 दृश्यों में विभक्त है 4 अंकों में। तो प्रसाद के संपूर्ण नाटकों में सबसे विस्तृत और प्रौढ़ नाट्यकृति चंद्रगुप्त ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे विस्तृत नाटक की हम बात करने जा रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा और इसको जल्द से जल्द कम से कम शब्दों में आप तक पहुंचाना मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरे नाटक के टॉपिक को यहाँ पर आप तक पहुंचाना और सभी दृश्यों पर बात करना, तो बहुत ही ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से शुरू करते हैं इस नाटक के बारे में संक्षेप में। कि प्रसाद जी ने 1912 ईस्वी में एक नाटक लिखा, कल्याणी परिणय। यहाँ पर परिणय होना चाहिए, कल्याणी परिणय शीर्षक से एक लघु नाटिका लिखी थी। वो नाटिका जो कल्याणी परिणय के नाम से थी, वो चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में, कल्याणी परिणय वाली जो नाटिका थी, वो चतुर्थ अंक में इस नाटिका में कुछ परिवर्तन करके इसी नाटक में शामिल इसे कर दिया गया था, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जो चतुर्थ अंक है इस नाटक का जो चतुर्थ अंक है, उस चतुर्थ अंक में कल्याणी परिणय नाटक को समाहित किया गया, थोड़ा सा परिवर्तन करके। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे इसके जो है कुछ चीजें यहाँ पर कि कुल 4 जो है अंक हैं, 44 दृश्य हैं, 13 गीत हैं। और इसके बाद में हम नाटक के पुरुष पात्रों की चर्चा करेंगे। पुरुष पात्र, यहाँ पर नाटक के 19 पुरुष पात्र हैं, 19 पुरुष पात्र हैं। चाणक्य, जिनका नाम है विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त इनका मूल नाम है। मौर्य साम्राज्य का निर्माता इन्हें मान सकते हैं, मुख्य पात्र के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इस नाटक के अंतर्गत मुख्य पात्र के रूप में हमारे सामने आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट नाटक का नायक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस नाटक का नायक है, जो निर्भीक है, दृढ़ है और बहुत ही आत्मविश्वासी है। इसके अलावा नंद, जो कि मगध के सम्राट हैं, नंद मगध का सम्राट है। राक्षस जो पात्र का नाम है, वो मगध का अमात्य है। और वररुचि कात्यायन मगध का अमात्य है। सकटार मगध का मंत्री है। आम्भीक तक्षशिला का राजकुमार है। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा, यानी कि जिसका नाम है पोरस है। सिंहगढ़ मालोगढ़ मुख्य का कुमार है, जो गौड़ पात्र है। सिकंदर एक ग्रीक विजेता है। सिकंदर का नाम आपने सुना होगा इतिहास में, ये वही सिकंदर है जो मौर्य साम्राज्य पर अपना जो है आधिपत्य जमाने के लिए आया था। इसके बाद देखें, मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता है। फिलिप्स सिकंदर का छत्रप है। एनिसा क्रिटिज सिकंदर का सहचर है। देवबल, नागदत्त गढ़ मुख्य मालवा गणतंत्र के ये सब पदाधिकारी हैं। और साइबर्तियस मेगस्थनीज यवन दूत हैं। 2 यवन दूत आए थे, उनका नाम है साइबर्तियस और मेगस्थनीज। गांधार नरेश आम्भिक का पिता है। सिल्यूकस सिकंदर का सेनापति है। दंडायन एक तपस्वी है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर पुरुष पात्रों की सूची को देखा। अब बारी है स्त्री पात्रों की। स्त्री पात्र में, इस नाटक में स्त्री पात्र जो है वो है अलका, जो तक्षशिला की राजकुमारी है। कल्याणी, जो मगध की राजकुमारी है। नीला, लीला कल्याणी की सहेलियां हैं।
ये वही कल्याणी है जिस पर जयशंकर प्रसाद ने कल्याणी परिणय नामक नाटिका लिखी है। मालविका मालविका सिंधु देश की कुमारी है। मुख्य नारी पात्र है, एक संघर्षशील स्वाभिमानी स्त्री है जो अशिक्षित भी है, यानी कि जो कम पढ़ी लिखी है, एक तरह से अशिक्षित ही कह सकते हैं उसको, लेकिन संघर्षशील है और स्वाभिमान से अत्यंत भरपूर है। तो ऐसी जो है स्त्री पात्रों को हम यहाँ देख रहे हैं। कार्नेलिया जो इस नाटक की मुख्य पात्रा है, सिल्यूकस की पुत्री है और एलिस कार्नेलिया की सहेली है। चंद्रगुप्त नाटक की कथा को 4 भागों में विभक्त किया गया है। इन 4 भागों में अगर हम प्रकाश डालें तो आप देख सकते हैं इन 4 भागों में हमारे सामने क्या क्या आता है जिसको कि हमें पढ़ना है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण और प्रत्यावर्तन। प्रथम अंक में सिकंदर का भारत पर आक्रमण दिखाया जाता है, प्रत्यावर्तन दिखाया जाता है। दूसरे में मगध सम्राट नंद का विनाश और चंद्रगुप्त को मगध का सिंहासन प्राप्त होना। तीसरे में चंद्रगुप्त की सुदूर दक्षिण भारत में विजय और मगध के षड्यंत्रों की समाप्ति। फिर चौथे में आक्रमणकारी सेल्यूकस का पराजय और उसकी पुत्री के साथ चंद्रगुप्त का विवाह। इस प्रकार से इस 4 अंकों में इस पूरी कथा को विभाजित किया गया और इस प्रकार से ये समस्त जो है विषय वर्ड विषय आपको जो दिख रहे हैं ये समस्त चंद्रगुप्त नाटक के अंतर्गत प्रस्तुत हुए। अब बात करेंगे प्रथम अंक की। प्रथम अंक में चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक में तक्षशिला के गुरुकुल के मठ का चित्रण है जिसमें चाणक्य और सिंहरण का वार्तालाप है। 2 पात्र सामने आते हैं जो प्रथम नाटक है और प्रथम नाटक के प्रथम दृश्य में देखें अगर तो अभी हमें जो दिखेगा वो गुरुकुल का सीन दिखेगा, गुरुकुल के मठ का चित्रण होगा जिसमें चाणक्य और सिंहरण का वार्तालाप होगा। इस अंक में अलछेंद्र का आक्रमण होता है, नंदकुल का विनाश होता है और सभी पात्रों को संघर्षरत दिखाया गया है। प्रथम अंक में 11 दृश्य और 2 गीत हैं। यहाँ पर हम 11 दृश्यों को पढ़ने वाले हैं और 2 गीत जो इस पे पूछे आते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हें भी यहाँ पर देखेंगे। प्रथम दृश्य शुरुआत करने से पहले ही बता दूं कि तक्षशिला के गुरुकुल वाला प्रथम दृश्य यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा। इसमें सिंहरण और चाणक्य का वार्तालाप है। तो 5 प्रमुख पात्र इसमें दिखाए जाएंगे। कौन कौन से हैं? चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण, अलका और आम्भिक। इन 5 की चारित्रिक विशेषताएं संकेत से प्राप्त हो जाती हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त और सिंहरण के बीच बातचीत करके राष्ट्र के चाणक्य सिंहरण के बीच बातचीत करके राष्ट्र के ऊपर आने वाली भावी संकटकालीन स्थिति की ओर संकेत करता है। इसी दृश्य में ब्राह्मणों पर गर्व करने वाले चाणक्य की राजनैतिक दूरदर्शिता, उद्देश्य एवं बुद्धि की कुशलता के भी दर्शन होते हैं। इसके साथ ही साथ सिंहरण के प्रति अलका के प्रेम का आकर्षण, उसकी निष्कपटता और राष्ट्रीय भावना का संकेत भी मिलता है। आम्भिक के ये शब्द हैं आम्भिक के कि बस दुर्धुष युवक, बता तेरा अभिप्राय क्या है? तुम सब कुचक्र में लिप्त हो, चुप रहो। अलका, ऐसी बात नहीं है जो यूं ही उड़ा दी जाए। सिंहरण और आम्भिक की झड़प, चाणक्य और आम्भिक की बातचीत, चंद्रगुप्त का सिंहरण के प्रति मित्रता का व्यवहार, अलका और सिंहरण का स्निग्धतापूर्ण वार्तालाप इसमें की मुख्य घटनाएं हैं। इतनी सारी घटनाएं आपके सामने जो दिखाई जाती हैं, ये सारी घटनाएं जो होती हैं इनके बीच में राष्ट्रीय भावना का संकेत भी देखने को मिलता है। आम्भिक के जो शब्द होते हैं, बस दुर्धर्ष युवक, उसे सुन करके तुम सब कुचक्र में लिप्त हो, चुप रहो। अलका जो है अलका से कहता है कि अलका, ऐसी बात नहीं है जो यूं ही उड़ा दी जाए। और इन सभी का वार्तालाप होता है। वार्तालाप के बाद ये प्रथम दृश्य है। प्रथम दृश्य के बाद द्वितीय दृश्य यहाँ जो देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलता है कि इस अंक में कि मगध और सम्राटों की विलासिता को दिखाया गया है, जिसमें विलासी युवक और युवतियों का विकार दिखाई पड़ता है। वही नंद राक्षस व सुवासिनी है इस सीन में, इस दृश्य में। यहीं पर सुवासिनी व राक्षस का एक गीत आता है। तीसरा दृश्य यहाँ पर दिखाई पड़ता है पाटलिपुत्र के एक भग्न कुटीर में चाणक्य को अकेला दिखाया जाता है। भावुक चाणक्य अपने जन्म स्थान को देखकर एवं अपने पिता तथा सक्तार की वंश पर
पिता तथा सक्टार के वंश पर राजकीय विपत्तियों का संकेत पाकर विषय की दिशा का दृढ़ निश्चय करता है। इस प्रकार से तीसरे दृश्य में पाटलिपुत्र का जो दृश्य है वो दिखाया जाता है। भावुक चाणक्य जो कि अपने जन्म स्थान को देख करके अपने पिता के अपमान को सोच करके याद करके एक दृढ़ निश्चय करता है कि राज्य उलट पुलट दूंगा, है ना, संकेत पाकर जो है देने तक आवेश में उदासीन होकर जीवन व्यतीत करने का निश्चय करता है और अपने पिता का अपमान सहन नहीं कर पाता और उसके बाद वो निश्चय करता है कि मैं इस राज्य को उलट पुलट कर दूंगा। ये दोनों प्रवृत्तियां उसके मानसिक द्वंद्व का सूचक है। शैशव काल की स्मृति उसकी हार्दिक भावना की ओर संकेत करती है। किसके? चाणक्य के। चाणक्य के जो पिता थे उनका नंद ने बहुत ही घोर अपमान किया था और उसी से इसकी मानसिक द्वंद्व उसके मन में चलता रहता है। शैशव काल की स्मृतियां उसका पीछा नहीं छोड़ती, हार्दिक भावना की ओर संकेत करती हैं। घरों को पशु की खोह कहकर उसका संकोच, बौद्ध धर्मानुयायी उसकी प्रवृत्ति, नंद की ब्राह्मण जाति के प्रति उपेक्षा, चाणक्य के हृदय में नंद के प्रति विरोध एवं प्रतिकार की भावना का बीजारोपण करती है। इसी दृश्य में चाणक्य मगध को उलट देने का संकल्प लेता हुआ खंभा खींचकर गिरा देता है और चला जाता है। तो ये चारों दृश्य जो नाटक है इसके चारों अंकों को एक वीडियो में पढ़ना आपके लिए बहुत दुष्कर हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा दृश्य हो जाएगा। चौथा दृश्य इसमें देखें, कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन के पथ में राक्षस और सुवासिनी मिलते हैं, अपने जीवन के मधुमय भविष्य की रूपरेखा एक दूसरे के सामने रखते हैं और सुवासिनी अपना अविचल प्रेम राक्षस के प्रति प्रकट करती है कि किस प्रकार से वो जो है सुवासिनी वो राक्षस के प्रेम में लिप्त है, यानी कि प्रेम में आकुल है। बाद में प्रेम की बलिवेदी पर मर मिटने के लिए दृढ़ निश्चयी होकर सुवासिनी के कथनानुसार ही बौद्ध मत का समर्थक बनने को तत्पर हो जाता है। तभी राजकुमारी कल्याणी अपनी सखी नीला के साथ आती है जो उसे तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की सूचना देती है। उसी उपवन में दो ब्रह्मचारियों का प्रवेश होता है। वो दो ब्रह्मचारी कौन है? तो पांचवा दृश्य इसमें स्पष्ट होगा कि मगध में जो नंद की राजसभा का दृश्य है, नंद की राजसभा का दृश्य है। यहाँ अमात्य राक्षस के साथ साथ नंद को तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की शिक्षा पूर्ण करने की सूचना मिलती है। वरिष्ठ मंत्री वररुचि, मंत्री का नाम है वररुचि तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रति सम्मान पूर्ण भावना प्रकट होती है। उसी सभा में चाणक्य का प्रवेश होता है जो राज्य पर आने वाले संकट की चेतावनी देता है। वो ब्राह्मण धर्म की पुष्टि करता हुआ बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार और राष्ट्र रक्षा के लिए अधूरी बतलाता है। उसने ये भी बतलाया कि उसने तक्षशिला विद्यालय में अध्यापक का कार्य करके मगध राज्य का सम्मान बढ़ाया है। अंत में चाणक्य के कथनों से नंद उसे विद्रोही ब्राह्मण कहकर निकालने की आज्ञा देता है। चंद्रगुप्त गुरु के सम्मान की रक्षा करना चाहता है। नंद चाणक्य की चोटी खिंचवाकर सभा से निकलवा देता है। अंत में चाणक्य बंदी बना लिया जाता है और जो मगध का राजा है नंद वो चाणक्य को बंदी बना लेता है, बल्कि उसकी चोटी पकड़ करके खिंचवा करके उसको राज्य से बाहर या दरबार से बाहर निकालता है। उसके बाद उसको बंदी बना करके कारावास में डाल देता है। छठे दृश्य में हम देखेंगे, छठे दृश्य का जो सीन है कि इस दृश्य में सिंधु नदी के तट पर अलका, मालविका और सिंहरण मंच पर आते हैं। मालविका उद्भांड का एक चित्र अलका को देती है। उसी चित्र को छीनने के लिए एक यवन गुप्तचर आता है। इसमें यवन, सिंहरण और सैनिक के बीच संवाद है। अंत में अलका को राजद्रोही सिद्ध करके बंदी बनाना चाहता है, पर अलका स्वतः ही बंदी होकर गांधार नरेश के पास जाती है। सातवें दृश्य में स्थान मगध का है। स्थान मगध का बंदी गृह दृश्य है। यहाँ राष्ट्र कल्याण एवं संपूर्ण आर्यावर्त के गौरव की रक्षा में चिंतित बंदी चाणक्य दिखाया जाता है, जो कि राष्ट्र के गौरव के प्रति ही चिंता करता रहता है हर समय। वो चाणक्य आज बंदी बन करके कारावास में बैठा है, वो दिखाया जाता है। इस अवस्था में उसका ये प्रण कि दया न किसी से मांगूंगा और न अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर दया करूंगा। ठीक है, इस प्रकार से विद्रोही हो जाता है और विद्रोह करने के लिए विवश किया गया है। तो इस प्रकार से कि दया मैं किसी से नहीं मांगूंगा, लेकिन जब मुझे अवसर मिलेगा, जब मुझे अधिकार मिलेगा तो मैं भी किसी पर दया नहीं करूंगा। चाणक्य राक्षस और वररुचि के मध्य संवाद है। इसी दृश्य में चंद्रगुप्त चाणक्य को मुक्त करवाकर ले जाता है।
इसके आगे 8वां दृश्य, क्योंकि इस अंक में कुल 11 दृश्य हैं, इन 11 दृश्य को देखेंगे। 8वां दृश्य जो है इसमें गांधार नरेश, 8वां दृश्य गांधार नरेश का प्रकोष्ठ है। राजा, अलका, आंभिक तीनों ही मंच पर आते हैं और अपनी अपनी मनोवृत्ति की झलक दिखाते हैं। अलका बंदी के रूप में राजा अपने पिता से न्याय कराने के लिए आती है। वो कहती है कि मैं अपराधिनी हूँ, मुझे दंड मिलना चाहिए। अंत में अलका राष्ट्र प्रेम के चिंगारी की अभिव्यक्ति करती हुई अपने भाई को कुलद्रोही बतलाती हुई राष्ट्र रक्षा के लिए पिता से आज्ञा मांगकर घर बार छोड़कर चली जाती है। राजा अलका को खोजने जाता हूँ कहकर वेग से प्रस्थान हो जाता है। इस प्रकार से अपने भाई को कुलद्रोही बतलाते हुए अलका जो है राष्ट्र की रक्षा के लिए पिता से गुहार लगाती है। 9वें दृश्य में हम देखते हैं कि इस दृश्य का स्थान पर्वतेश्वर की राज्यसभा है, जहाँ चाणक्य और पर्वतेश्वर के बीच संवाद होता है। चाणक्य बड़े बुद्धि कौशल से पर्वतेश्वर को बता देता है कि आने वाली विपत्ति संपूर्ण आर्यावर्त के लिए हानिकारक है, यानी कि सिर्फ जो है मगध के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण आर्यावर्त के लिए ही ये विपत्ति हानिकारक है, इसलिए हमें जो है कमर कसनी चाहिए। और फिर 10वें दृश्य में बात होती है, ये कानन पथ है, एक कानन पथ, कानन का मतलब अरण्य जंगल, कानन पथ है। प्रारंभ में अलका और सिल्यूकस की भेंट होती है, पुनः चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। व्याघ्र की घटना से चंद्रगुप्त और सिल्यूकस का साक्षात कराया गया है। व्याघ्र से अपनी रक्षा सिल्यूकस द्वारा हुई, ये जानकर चंद्रगुप्त उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। चाणक्य चंद्रगुप्त को यवन सेनापति के साथ साथ बातें करते हुए देखकर अलका के मन में संदेह होता है और वो महात्मा दंडायन के आश्रम में चली जाती है, यानी कि जिस जंगल में चंद्रगुप्त चल रहे हैं वो उसी जंगल में सिल्यूकस भी है और अचानक से व्याघ्र का हमला चंद्रगुप्त के ऊपर होता है, जिससे उसकी रक्षा सिल्यूकस ने कराई है, प्राण रक्षा कराई है। तो इस प्रकार से वो उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। और इसी के बाद 10वां दृश्य, फिर 11वां दृश्य इसके बाद कि सिंधु तट पर महात्मा दंडायन का आश्रम है। भारतीय महान दार्शनिक दंडायन, ये दंडायन कौन है? ये भारतीय महान दार्शनिक है। अपनी कुटिया के आगे बैठे हुए प्रकृति से बातें करते हैं। एनिसाक्रिटीज, अलका, चंद्रगुप्त, यवन, चाणक्य, सिकंदर और सिल्यूकस का प्रवेश होता है। इसी समय इसी दृश्य में दंडायन अलक्षेन्द्र से चंद्रगुप्त को दिखाकर कहता है कि देखो, ये भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। और इस प्रकार से चर्चा होती है सबके साथ वहां बैठ करके, और सभी स्तब्ध हो चंद्रगुप्त को देखने लगते हैं और चंद्रगुप्त कार्नेलिया को देखने लगता है। कार्नेलिया भी वहां पर उपस्थित है, कार्नेलिया को देखने लगता है। इसके बाद द्वितीय अंक शुरू होता है नाटक का, और द्वितीय अंक में क्या होता है? द्वितीय अंक में कार्नेलिया चंद्रगुप्त का अपना बन जाना दिखाया जाता है और राजनीतिक स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। फिलिप्स के चंगुल से कार्नेलिया का चंद्रगुप्त द्वारा उद्धार किया गया। सॉरी, क्या है? पश्चिमोत्तर प्रांत की राजनीतिक स्थिति को प्रस्तुत किया गया है इसमें। और फिलिप्स के चंगुल से कार्नेलिया को चंद्रगुप्त ने उद्धार किया, यानी कि आजाद कराया। फिर कार्नेलिया का चंद्रगुप्त का अपना बन जाना दिखाया जाता है। विदेशी सेना की यथास्थिति, चाणक्य को प्राप्त हो जाना, मगध का पुनः समस्त कार्य व्यापारों का केंद्र बन जाना, चंद्रगुप्त का दोनों गणतंत्रों का सेनापति बनना। द्वितीय अंक में 10 दृश्य और 3 गीत हैं। इस प्रकार से तो इन 10 दृश्यों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे प्रथम, और इसको मैं शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। जो लिखा है वो सबको पढ़ने लगेंगे तो पूरा टाइम चला जाएगा, लेकिन सार निकालने की कोशिश है कि कम से कम टाइम में आप पूरे चंद्रगुप्त नाटक को अच्छे से समझ लें, क्योंकि जब परीक्षा नजदीक हो तो सारांश को सुन लेना ही बेहतर होता है, श्रेयस्कर होता है। तो प्रथम दृश्य इसमें चंद्रगुप्त का है कि जिसमें द्वितीय अंक की बात कर रहे हैं। द्वितीय अंक में प्रथम दृश्य में, इस दृश्य में फिलिप्स और कार्नेलिया, चंद्रगुप्त और सिकंदर आदि कई विपक्षी हैं, जिसका परिचय प्रथम अंक के सभी दृश्यों से मिल चुका है। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया के बैठे होने का दृश्य है। उसका हृदय भारत की
प्राकृतिक शोभा से विमुग्ध है। यहीं पर वो बड़ी तल्लीनता से भारत भक्ति का एक गीत गाती है। ये गीत सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न बन जाता है हमारी किसी भी हिंदी परीक्षा का, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा का, कि अरुण ये मधुमेह देश हमारा। उसी समय दुष्प्रवृत्ति वाला फिलिप्स शिविर में प्रवेश करता है और इसके बाद दूसरा जो दृश्य है उसमें झेलम तट का वन पथ है। पहले चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका का प्रवेश होता है। ये तीनों सिंहरण की प्रतीक्षा करते हुए बातें करते हैं। गांधार राज सिंहरण, कल्याणी सेनापति और पर्वतेश्वर के बीच वार्तालाप चल रहा होता है। तीसरे दृश्य में क्या होता है? इसका स्थान है युद्ध क्षेत्र। तीसरे दृश्य में युद्ध क्षेत्र इसका स्थान है। स्थान भी पूछे जाते हैं कि द्वितीय अंक के तीसरे दृश्य का स्थान क्या है, तो स्थान क्या होगा? युद्ध क्षेत्र। पर्वतेश्वर सेनापति को कहता है कि मैं स्वयं गज का संचालन करूंगा। ये कहकर वो स्वयं गज सेना का संचालन करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर चंद्रगुप्त और कल्याणी एक साथ प्रवेश करते हैं और उनकी वार्तालाप से ये लगता है कि जैसे कल्याणी जो है वो चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। चंद्रगुप्त को देश की दुर्दशा के प्रति चिंता है, वो उसी पर बात कर रहा है, लेकिन कल्याणी की हाव भाव से, उसके वार्तालाप से चंद्रगुप्त के प्रति उसका प्रेम प्रदर्शित होता है। इसके बाद चौथे दृश्य में स्थान है मालव। मालव में सिंहरण का उद्यान एक अंश है। प्रारंभ में कोमल भावों वाली बहुत ही कल्पनामयी मालविका अतृप्त चंद्रगुप्त के बीच बातचीत होती है। चंद्रगुप्त स्निग्ध भावना से ये कहकर कि रणभेरी के पहले यदि मधुर मुरली की एक तान सुन लूं तो कोई हानि नहीं होगी। इस प्रकार से चाणक्य उसका चंद्रगुप्त का और मालविका का वार्तालाप होता है। तभी चाणक्य का प्रवेश होता है। वो चंद्रगुप्त को कोमल और सामयिक बातों से वर्जित करके यवन सेना की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने चला जाता है। यानी चंद्रगुप्त को टोकता है कि तुम्हारे लिए ये सब बातों का भी कोई वक्त नहीं है, कोई समय नहीं है। पांचवें दृश्य में क्या दिखाया गया? बंदी गृह। स्थान है बंदी गृह। घायल सिंहरण और अलका का वार्तालाप होता है। अलका सिंहरण को ये बता देती है कि बंदी होना आचार्य चाणक्य को ज्ञात है और इस प्रकार से अंत में अलका पर्वतेश्वर के साथ चाणक्य की आज्ञा से प्रणय का स्वांग रचकर उसे सिकंदर को भावी आक्रमण में सहायता नहीं होने देने के लिए बाध्य कर देती है, स्वांग रचती है। यानी कि अलका जो है पर्वतेश्वर के साथ प्रणय का स्वांग रचती, विवाह का स्वांग रचती है और अपने इसी कपट पूर्ण प्रेम के बल पर सिंहरण को मुक्त करा देती है। इसी दृश्य में अलका का गीत है, प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह। ये अलका का गीत है इस दृश्य में। छठा दृश्य ऐतिहासिक नाटक है और इनके जो पात्र हैं ये सभी जो है वास्तविक पात्र हैं। छठा दृश्य, इस दृश्य में मालवों के स्कंधावार में युद्ध परिषद का आयोजन होता है। मालव और शूद्रकों की सम्मिलित सेना का सेनापति प्रारंभ में नागदत्त आदि की विरोध करने का भी सिंहरण की अभिलाषा अनुसार चंद्रगुप्त बनाया जाता है। व्यासपीठ से चाणक्य का वक्रता और ओजपूर्ण व्याख्यान होता है जिसमें से ये संकेत मिलता है कि यवन सहायता के लिए पर्वतेश्वर की सेना नहीं आएगी, यवन सेना में भी विद्रोह हो गया है। सातवें दृश्य में ये दृश्य बहुत ही छोटा है। पर्वतेश्वर के प्रासाद में अलका और पर्वतेश्वर अपनी विषम समस्या अलका के सम्मुख रखता है क्योंकि वो अपनी प्रेसी अलका के सम्मुख मालव युद्ध में भाग लेने के लिए प्रतिश्रुत हो चुका है। उधर सिकंदर 8 सहस्त्र मतलब 8000 अश्वारोही मांगता है। ऐसी स्थिति में ही अलका समझा देती है कि सिकंदर के साथ संधि नहीं, पराधीनता को स्वीकार किया गया है। पर्वतेश्वर 1000 अश्वारोहियों को लेकर सिकंदर की ओर जाने की योजना बनाता है। उसी समय अलका भी साथ में जाना चाहती है, पर यहाँ अलका को गीत गाने की इच्छा होती है। पर्वतेश्वर गीत सुनोगे ये कहकर गीत गाती है, बिखरी किरण अलग व्याकुल हो बिरस वदन पर चिंता लेख। ये गीत अलका गाती है। फिर आठवें दृश्य में रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। बातचीत में युद्ध के अनुकूलता के वातावरण की शीघ्रता प्रकट होती है। उसी समय सिंहरण का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त उससे यवनों की जल सेना पर आक्रमण करने को इसलिए कहता है कि जिससे उसकी सामग्री नष्ट हो जाए। उसी समय मालविका अलका को आकर यह सूचना देती है कि पर्वतेश्वर प्रतिज्ञा भंग करके सिकंदर की सहायता के लिए आया है। सिकंदर के मतलब कौन सूचना देता है? ये मालविका जो है वो अलका को आकर यह सूचना देती है कि पर्वतेश्वर
प्रतिज्ञा भंग कर सिकंदर की सहायता के लिए आया है। सिकंदर के दूत को निरादर करके सिंहरण लौटा देता है। अंत में सिंहरण और चंद्रगुप्त के वार्तालाप से भारतीय राजनीति की यवन राजनीति से श्रेष्ठता सिद्ध होती है। और इस प्रकार जो है चंद्रगुप्त वो सिंहरण को यवन राजनीति से लड़ने के लिए सलाह देता है। 9वां दृश्य जो शिविर के समीप में कल्याणी आर्य चाणक्य से मगध लौटने की आज्ञा मांगती है, पर मनोविज्ञान का पंडित चाणक्य उसे चंद्रगुप्त के प्रेमपूर्ण हृदय को ठेस लगाने का भय दिखाकर रोक लेता है। उसी समय राक्षस का प्रवेश होता है। राक्षस पात्र है जो कि अमात्य है, मगध का प्रवेश होता है। उसे वो भावी भय की आशंका दिखाकर उसकी राज्य भक्ति अथवा मगध के प्रति प्रेम को उत्तेजित करते हुए एवं आशंका उत्पन्न करके रोक लेता है। इन दोनों के यहाँ रहने में ही उसे लाभ होने की संभावना दिख रही, किसे? चाणक्य को। पंचम दृश्य में दिखाया गया है कि स्थान है मगध का। स्थान मगध में नंद की रंगशाला, नंद और सुवासिनी का वार्तालाप होता है। नंद का हृदय भी आशंकित हो रहा है, इसलिए दुखी है। उसके कथन से ये सूचना मिलती है कि उसने सेनापति मौर्य को आजीवन अंधकूप का दंड दिया है। सुवासिनी प्रत्यक्ष रूप से राक्षस को प्रेम करती है। नंद के घृणित विचारों की सीमा में वो नहीं आ सकती। संकट के समय में उसका प्रेमी अमात्य राक्षस ही सुवासिनी की रक्षा करता है। यहाँ सुवासिनी गीत गाती है, आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा। इस प्रकार से इसका 5वां दृश्य जो है उसमें सुवासिनी का प्रवेश। 6ठा दृश्य इसमें कुसुमपुर का प्रांत है। कुसुमपुर का प्रांत है, स्थान है। मगध के शासन के परिवर्तन का यहाँ पर प्रयत्न दिखाई दिया गया है। चाणक्य को मगध पर पूर्ण विश्वास है कि वो विजय कर लेगा। कुसुमपुर को देखकर उसकी बाल स्मृतियां सजग उठती हैं। एक लंबा स्वागत कथन कहता है कि वहीं पर एक सुरंग तोड़कर अंधकूप से सकटार का निष्कासन होता है। सकटार की वेदना भरी अभिव्यक्ति के बाद सकटार और चाणक्य मगध शासन को उलट देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। 7वां दृश्य नंद के राज मंदिर के प्रकोष्ठ में विचारमग्न नंद को एकाकी दिखाया गया है। उसी समय वररुचि के साथ चंद्रगुप्त की माता अपने पति और पुत्र के प्रति न्याय की याचना नंद से करने आती है, पर वो उसकी नहीं सुनता है। रोष भरी सेनापति मौर्य की पत्नी नंद को जारज पुत्र और रक्त रंगे हाथों महापद्म नंद को हत्यारा कहती है। नंद उसे अपमानित करना चाहता है, वररुचि उसकी रक्षा करना चाहता है। तभी नंद उन दोनों को षड्यंत्रकारी समझकर बंदी करवा देता है और इसी आरोप में मालविका भी बंदी की जाती है। अंत में नंद विचलित भाव से सोचता हुआ मंच पर रह जाता है। 8वें दृश्य में कुसुमपुर के प्रांत भाग के पथ में पर्वतेश्वर सीमा प्रांत की सूचना चाणक्य को देता है। द्वंद्व युद्ध में फिलिप्स मारा गया। बहुत सारे पात्र हैं, आपने 19 पात्र तो खाली पुरुष पात्र देखे थे, इतने सारे पात्र और बीच बीच में जो आ रहे हैं, फिलिप्स है, यवनदूत है, सिकंदर है, वररुचि आ जाते हैं, दंडायन है, न जाने कितने पात्र इसमें आ जाते हैं। इसीलिए शायद कहा गया कि जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों का मंचन इतना आसान नहीं है, क्योंकि संवाद योजना भी बहुत जटिल है और उसके बाद बहुत साहित्यिक है, बहुत संस्कृत निष्ठ है, परिनिष्ठित है, तो आसान नहीं है। और इतने सारे सारांश को समझने के लिए आपको कम से कम 2 बार सुनना पड़ेगा। तो पूरे नाटक को एक ही वीडियो में देना, यानी कि एकदम से सब कुछ परोस के दे देना और फिर पेट भर जाए तो भूख तो वैसे भी नहीं रहती, तो सुनने का मन भी नहीं करेगा, तो कोई मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें दूसरे अंक तक ही खत्म कर देना चाहिए और अगली वीडियो में आप फिर से तीसरे और चौथे अंक को सुने। इसमें क्या होता है कि सिकंदर के मरने की सूचना भी मिलती है। उसी समय अलका आकर नंद के प्रकोष्ठ में हुई घटनाओं की सूचना चाणक्य को देती है और चाणक्य जो है वो घटना स्थल पर चंद्रगुप्त भी आ जाता है। तभी सकटार की रक्षा का भार चंद्रगुप्त लेता है। दृश्य के अंत में वररुचि और चाणक्य की परिस्थिति जन्य बातें होती हैं। 9वें दृश्य में नंद की रंगशाला दिखाई गई, जिसमें सुवासिनी और राक्षस बंदी वेश में प्रवेश करते हैं। पात्र के संबंध में राक्षस जो है वो नंद को विश्वास दिलाता है कि ये पत्र उसका लिखा हुआ पत्र उसका लिखा हुआ नहीं है। नंद के ऊपर अनेक अपराधों के प्रबल आरोप लगाए जाते हैं। चाणक्य आकर अपनी खुली हुई शिखा दिखलाता है। अंत में नंद अपनी बेटी कल्याणी को सामने देखकर क्षमा मांगता है।
पर इतने में ही सक्टार उसका वध कर देता है। उसी समय सर्वसम्मति से चंद्रगुप्त को सिंहासन पर मूर्धाभिषिक्त कर दिया जाता है, यानी सिंहासन पर विराजमान कर दिया जाता है। इस दृश्य में सम्राट की जय का घोष होता है। 10वां दृश्य, इस 10वें दृश्य में दूसरे अंक का अंतिम दृश्य है और मंच पर मालवा दुर्ग का भीतरी दरवाजा दिखाया जाता है। अलका और मालविका का वार्तालाप दिखाया गया। इसमें दोनों स्त्रियों की बातचीत से स्त्री सुलभ जो प्रवृत्तियां होती हैं वो प्रकट होती हैं। अलका में पुरुषोचित पौरुष विद्यमान है, तभी वो आयुध रखने के लिए आग्रह करती है। मालविका का हृदय कोमलता और दया से परिपूर्ण है, तभी वो कहती है, मैं डरती हूँ रक्त की प्यासी छुरी। मालविका कहती है, मैं डरती हूँ रक्त की प्यासी छुरी अलग करो अलका, मैंने सेवा व्रत लिया है। उसी समय शीघ्रता से सिकंदर और सिंहरण एक दूसरे पर वार करते हुए प्रवेश करते हैं। यवनराज सिंहरण के भयानक प्रत्याघात से घायल होकर गिरता है। सिंहरण सिकंदर को प्राण दान देकर छोड़ देता है। पीछे से यवन सेना दुर्ग द्वार तोड़ती हुई भीतर प्रवेश करती है। सिंहरण वीरता एवं उत्साह पूर्वक मालवों को विश्वस्त कराता है। उसी समय चंद्रगुप्त और सिल्यूकस का प्रत्याघात करते हुए यानी आपस में युद्ध करते हुए प्रवेश होता है। कृतज्ञता का बोझ हल्का करने के लिए चंद्रगुप्त उसे भी छोड़ देता है, क्योंकि इसके पहले सिल्यूकस ने उसकी प्राण रक्षा की थी बाघ से। तो इस प्रकार से हमने द्वितीय अंक के 10 दृश्य पढ़ लिए। पहले अंक के 11 दृश्य और द्वितीय अंक के 10 दृश्य, तो 21 दृश्य हमने यहाँ पर पढ़ लिए और बहुत ही फुर्ती से, बड़ी ही शीघ्रता से इसको आप तक पहुंचाया, जिससे कि आप इसको सुने कम से कम समय में और हो सके तो 2 बार सुने, जिससे कि अच्छे से तैयार हो जाए, याद हो जाए। इसके बाद तृतीय और चतुर्थ अंक अब हम अगली वीडियो में आपको देंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा समय खिंच जाएगा, फिर वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होगी, इसलिए तो अगली वीडियो में इसको देंगे। और बाकी लोग जो लाइव क्लास का वेट कर रहे हैं भाई, उनके लिए मैं कहूँगी कि लाइव क्लास तो तब अच्छी लगती है जो कुछ लोग उसमें जुड़े। एक दो करके जो है समझ नहीं आता है मुझे करने में, तो इसलिए मैं थोड़ा उसको विराम देती हूँ। अभी आप लोगों को ऐसे अपलोडेड वीडियोस दूंगी और उसके बाद लाइव क्लास जब एग्जाम नज़दीक होगा, आप लोगों की इच्छा होगी, कमेंट करेंगे, थोड़ा सा जो है लगेगी जागरूकता कि हाँ जागरूकता है, वाकई में कोई पढ़ना चाह रहा है, तब हम उसको करवाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छी तैयारी करते रहें। सभी को शुभ रात्रि।